चलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट लेक्चर म्हणजे ऑन सॅटरडे डिस्कशन कंप्लीट किया था अबाउट वर्क पॉवर अँड एनर्जी है ना. आणि मग संडेला तुमची कमिटमेंट होती की वर्क पॉवर एनर्जी 100% कंप्लीट करतो म्हणून आपण लेक्चर काही कंडक्ट केलं नव्हतं. ते बघू आता रिझल्टमध्ये टेस्टमध्ये जे काही तुमचे मार्क्स असतील त्यावरून मला क्लिअर होईल की तुम्ही कमिटमेंट किती फॉलो करता आणि यानंतर तुमचं किती ऐकायचं. ठीक आहे. सो फ्रॉम टुडे वी हॅव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एकदम चिल्लर सगळ्यात सोपा टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस. 12च्याच नाही तर 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी जेव्हा जेव्हा फिजिक्स येतं तेव्हा सगळ्यात सोपा टॉपिक कुठला असतो? ग्रॅव्हिटेशन. सो राईट डाऊन ग्रॅव्हिटेशन. ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण. बस बड़बड़ नहीं. ग्रेविटेशन देखो बेसिकली ग्रेविटेशन का मतलब ये होता है कि एक फिनोमिनन है जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी जिनके पास मास होता है. ठीक है. ऐसी बॉडी जिनके पास मास है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है तो उनके इंटरेक्शन का जो भी नेचर है, इंटरेक्शन का जो भी प्रोसेस है, हम यहाँ पे ग्रेविटेशन में उसको डिस्कस करते हैं. यानी कि ग्रेविटेशन डिस्कस करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, दैट इज मास. क्योंकि ग्रेविटेशन में हर एक पॉइंट में, हर एक कंसेप्ट में जो भी डिस्कशन होगा जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट जो चेंज होगा किसकी वजह से होने वाला है? मास की वजह से. तो व्हाट इज मीन बाय मास? मास मतलब क्या होता है? एक आपली लहानपणीची डेफिनेशन है ना, कंटेंट ऑफ मॅटर इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज मास. दुसरा आइन्स्टाईनचा गोल मागच्या टॉपिक मध्ये बघितला होता आपण. मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन बाय E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर. लेकिन दोनों भी डेफिनेशन ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए हमें हेल्प नहीं करेगी. उसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि मास मतलब क्या है? एक टेंडन्सी है. टेंडन्सीचा अर्थ असतो व्हेरी गुड लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोव्हाइडेड बाय नेचर. नेचरनी जे काही बनवलेलं आहे प्रत्येकाला रूल्स अँड रेग्युलेशन ठरवून दिले. ठीक आहे. तर ते रूल्स प्रत्येक बॉडी फॉलो करत असते. अशीच प्रत्येक बॉडीला जे मास दिलंय, मासचे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन नेचरनी बनवलेत त्याला आपण टेंडन्सी म्हणतो. तो मास मतलब क्या है? टेंडन्सी है. कौन सी टेंडन्सी है? किसी भी बॉडी के पास अगर मास होता है तो वो बॉडी क्या करती है? खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है. क्या करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है. इस फील्ड का मतलब होता है स्पेस. मतलब जिस बॉडी के पास मास होगा वो अपने सराउंडिंग में इस तरह का स्पेस बनाएगी कि अगर उस स्पेस में दूसरा मास एंटर कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रही है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन कैसे आ गया? अर्थ के पास भी मास है, सन के पास भी मास है, लेकिन सन के पास थोड़ा ज्यादा है. इसलिए सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में जब अर्थ आती है तो अर्थ एक्सपीरियंस करती है इंटरेक्शन या फिर इंटरेक्टिव फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटेशन, जिसको हम बोलेंगे एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स. सेम वे हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो मून होता है वो भी क्या करता है? वेरी गुड, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मून के पास मास है, अर्थ के पास भी मास है. तो ये मास की वजह से जो अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में मून अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसलिए उसकी जो मोशन होती है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अर्थ. उसके बाद में हम जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अर्थ के सराउंडिंग में, जैसे जेम्स वेब परसों हो गई लॉन्च, क्या है नहीं माहिती आम्हाला, सोडून द्या. ठीक है, सांगतो नंतर. ठीक है. एक टेलीस्कोप है जो हमने अर्थ के सराउंडिंग में लॉन्च कर दिए है और वो अर्थ के सराउंडिंग में अभी क्या करने वाली है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली है. ठीक है. तो जितने सारे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट तो भारताचा होता, स्पुटनिक. ठीक है. इंडिया का फर्स्ट वन आर्यभट्ट. ठीक है. ऐसे जो सैटेलाइट है एंड ये तो एक दो हो गए, फर्स्ट हो गए, लेकिन उसके बाद में अभी मोर देन 20,000 सैटेलाइट हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से कुछ फेल हो गए, कुछ सक्सेसफुल हो गए, कुछ रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के सराउंडिंग में. तो ये सारे सैटेलाइट जब अर्थ के सराउंडिंग में अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी मोशन को मेंटेन रखने के लिए कोई भी हम फ्यूएल वहां पे प्रोव्हाइड नहीं करते. कळालं ना? एकदा सॅटेलाइट लॉन्च झालं की त्याची लाईफ 50, 60, 70, 80 इयर्स एवढी असते. पण ही कोणाची?
त्याची जी काही वर्किंग असेल त्याची असते. म्हणजे फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट हमने वेदर फॉरकास्टिंग के लिए या फिर जीपीएस के लिए हमने लॉन्च किया है, तो उसमें जो मतलब डिवाइसेस इंस्टॉल थे उनकी वर्किंग 30, 40, 50 ईयर्स में वो खराब हो जाते हैं और वो बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो सैटेलाइट है अर्थ के सराउंडिंग में उसी तरह से रिव्हॉल्युशन परफॉर्म करता ही रहता है फॉर लॅक्स ऑफ इयर्स, क्रोर्स ऑफ इयर. तेवढी झाली नाही आपल्या लॉन्च करून, बट असं आपण प्रेडिक्ट करतो की हा आपली मोशन कधीच चेंज करणार नहीं है. ठीक है. एंड एक बार सैटेलाइट का काम खत्म हो गया लेकिन फिर भी वो अर्थ के सराउंडिंग में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एज ए स्पेस डेब्रिज, है ना. स्पेस मध्ये आपण केलेला कचरा. व्हेरी गुड. आणि या कचऱ्याला काही सोल्युशन नाही. ठीक आहे. एकदा स्पेसमध्ये गेला की तो स्पेसमध्येच असतो. म्हणजे नॉर्मली आपल्याला वर आकाशात बघितल्यानंतर वाटतं की सगळं क्लीन आहे, काहीच नाही आहे. लेकिन अगर सैटेलाइट के सारे लेयर के ऊपर जाएंगे तो ऊपर से अगर फोटो खींचेंगे तो अर्थ हमारी क्लियर दिखती नहीं है. मतलब पूरे सैटेलाइट का वेब नेट जाळं आपण बनवून ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. तो ये सारा पॉसिबल आहे बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओनली. ठीक आहे. आपण ऑनलाईन लेक्चर घेतो, मोबाईल वापरतो, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये परवा पण डिस्कशन केलं होतं की काय होतं, सगळी काही वर्किंग आहे सॅटेलाइटमुळे इन्फ्लुएन्स होते. बरोबर. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनमुळे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पॉसिबल झाल्या आहेत. या ग्रॅव्हिटेशन रिलेटेड आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट येतोय मास. क्या होता है मास? मतलब कंटेंट ऑफ मॅटर गेला. आता काय म्हणायचं मास म्हणजे इट्स अ टेंडन्सी विच विल प्रोड्यूस ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अराउंड इट. म्हणजे बॉडीला मास मिळालं की बॉडीचं काम काय आहे, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना. अगेन जब भी फिजिक्स की बैच शुरू होती है, पहला लेक्चर होता है, उसमें मैं यही बातें एक्सप्लेन करता हूं कि फिजिक्स मतलब नेचर. नेचर बना है मैटर से. मैटर में होते हैं एटम. एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके पास जो है उसके ऊपर हमारा पूरा नेचर वर्क करता है और उसकी साइकिल रेगुलेट होती है. तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज है, दो टेंडेंसी है. एक है मास एंड दूसरा है चार्ज. तो मास को पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स में, मतलब यहाँ पे, एंड चार्ज को पढ़ेंगे हम, वेरी गुड, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मतलब 12th एनसीईआरटी में. ठीक है. तो ये दोनों टेंडन्सी है जिसके वजह से तुम्हाला वाटतं की 3 चेंबरचे 3.5 झाले वगैरे सगळ्या गोष्टी होतात, बट त्या होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे, तर ते मास आणि चार्ज आहे. हे आपल्याला आत्ता कळत नाही, बट मास्टर लेवलला मागच्या 7-8 वर्षापासून एक नवीन ब्रांच सुरू झाली है, दैट इज बायोफिजिक्स. और ये बायोफिजिक्स में हर एक जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट होती है वो फिजिक्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वही वहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तुम्हाला नाही पटणार ते, मला माहिती आहे. ठीक आहे. तर आपले चेंबर लय महत्वाचे असतात, हे फिजिक्सचं काही कामाचं नाही आहे. तो मास मतलब टेंडेंसी है जिसका काम है सराउंडिंग के स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना. तो मास आएगा कहाँ से? सबसे पहले नेचर ने बनाया है प्रोटॉन को. तो प्रोटॉन के पास क्या है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरा मास है. दूसरा बनाया है इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, मास है एंड दूसरा चार्ज है. और एक है न्यूट्रॉन जिसके पास भी क्या है, मास है. अपन आताच्या 11-12च्या सिलेबस मध्ये त्याला न्यूट्रल कंसिडर करतो, बट क्वार्क की वजह से उसके पास भी चार्जेस होते. मतलब नेचरने फक्त 3च पार्टिकल बनवलेले आहेत, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड इनके ऊपर पूरे नेचर की साइकिल जो है वो, मतलब उसकी वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है. मतलब अपना पूरा जो नेचर है वो एक टेंडेंसी ऑफ मास एंड दूसरी टेंडेंसी ऑफ चार्ज, इनके ऊपर वर्क करती है. ठीक है. तो इनको डिटेल में पढ़ना मतलब नेचर को पढ़ना मतलब फिजिक्स को पढ़ना. ठीक है. त्यामुळे हा टॉपिक खूप जास्त एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन. ठीक है. तो डिस्कशन शुरू करते हैं. पहला पॉइंट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. न्यूटन कोण होता, खूप मोठा सायंटिस्ट होता, है ना. एकदा असंच फिरायला गेला, है ना. सासवडीला जेवण जास्त आलं, उन्हाळ्याचे दिवस होते, आराम करायला सफरचंदाच्या बागेत गेला आणि झोप लागलेली असताना एवढं मोठं सफरचंद डोक्यात पडलं. मग त्याला प्रश्न पडला की हे माझ्या डोक्यात का पडलं. ठीक आहे. मग तिथून पुढं त्यांनी विचार करायला सुरुवात केली. उसके बाद में उसने जो बोला था उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? राइट डाउन. एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स, राइट डाउन, every particle of matter every particle of matter attracts every particle of matter attracts every other particle of matter. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is मोबाईलचा बॅग तिची काय चालू आहे तुझं. एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ ए फोर्स, हो, विच इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस
directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F proportional to m1 m2, F proportional to 1 upon r square, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है F प्रोपोर्शनल है टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. बस न्यूटन ने इतनी बात बोली थी, ठीक है. बट उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये g को बोला जाता है एज ए यूनिवर्सल, वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. F proportional to m1 m2 upon r square, therefore F equals to g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant. कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. आता इथून पुढे लक्षात ठेवा, एमसीक्यू सॉल्व करत असताना आपण या 6.67 ला अप्रॉक्सिमेटली 7 घेऊन त्याला सॉल्व करणार आहे. कधीपर्यंत, जोपर्यंत क्वेश्चन मध्ये मास किंवा फोर्स किंवा डिस्टेंस असा डेसिमल मध्ये डिजिट देत नाही तोपर्यंत, ठीक है. तो 6.67 हमारे लिए बन जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर. स्टार मार्क करके लिखो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, म्हणजे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएंगे तो g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम. g is a universal constant, so its value will remain same everywhere in the universe. दूसरा, it is a scalar quantity, and अगर ये constant है तो इसको डायमेंशन एंड यूनिट होगा क्या, लिया हम यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो डायमेंशंस होंगे m-1 L3 T-2. एंड ये जो g की वैल्यू है ये न्यूटनला माहित नव्हती, ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. वैल्यू ऑफ g वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. Henry Cavendish by using torsional balancing, या फिर torsional balance. टॉर्शनल बैलेंस मतलब क्या होता है, फोर्स मेजर करने का डिवाइस होता है, ठीक है. खूप सोपा टॉपिक है बघा. ग्रेविटेशन पहिला ही पॉइंट हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. m1 m2 r मासेस, r इज द डिस्टेंस, रेडियस नहीं डिस्टेंस, r का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है. तो देखो आगे हमें हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा उसमें हम रिलेटेड टू अर्थ डिस्कशन करेंगे. तो अर्थ का जो मास होता है कितना होता है 5.98 इंटू 24 kg. बट असे नंबर आपल्याला आवडत नाही म्हणून आपण याला कन्सिडर करणार डायरेक्ट 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. उसके बाद में अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, यानी कि ये बनेगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है. ये नंबर हर एक क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होंगे, तो इनको लर्न करना है, रिमेंबर करना है, ठीक है. मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. किती भारी बघा, आपली अर्थ आहे, तिचा मास पण कळाला, आपल्याला रेडियस पण कळाली, तरी आम्हाला चेंबरच आवडणार आहे की नाही. 3.5 चेंबर काय 10 चेंबर कोणाला असतात, 10 हर्ट कोणाला असतात, हर्ट म्हणतोय मी, हर्ट 10 हर्ट्स कुठल्या ॲनिमल मध्ये,
ऑक्टोपसला पाय असतात 10. 10 हर्ट किसको होते हैं? नाही नाही, 10 हर्ट म्हणजे 20 चेंबर. हे माहिती आहे तुम्हाला? सांगा यांसाठी नाहीची म्हणून. अर्थवर्म माहिती आहे? अर्थवर्म, हा तेच ना, 8च्या जवळ 10 होते ना. ठीक आहे, राईट डाऊन. कॅल्क्युलेट फोर्स बिटवीन टू मासेस. कॅल्क्युलेट फोर्स बिटवीन टू मासेस each of 20 kg. 20 kg separated by 10 centimeter. Separated by 10 centimeter. Each of 20 kg separated by 20 centimeter. Force काढायचा आहे. परत सांगू क्वेश्चन. Calculate the force between two masses each of 20 kg. म्हणजे M1 पण 20 है, M2 पण 20 है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. और हमें कैलकुलेट करना है फोर्स. तो ये F इक्वल्स टू बनेगा G. G की वैल्यू होती है 7 इंटू 10 टू द पावर -11. M1 है 20, M2 है 20. R कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -1 मीटर, यानी ये बनेगा 10 की पावर -2. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 2, एक मिनट, दोनों भी 20 20 है. 14 का डबल 28, तो ये बनेगा 2.8, यानी 10 टू द पावर -11 था, +1 +1 +4. 2.8 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन. ये बना फोर्स. 20 का 20 सेंटीमीटर डिस्टन्स. ठीक आहे, 10 घेऊन पहिले सोडवलं, आता 20 घेऊन सोडवू. त्यात काय? F इक्वल्स टू कितना होगा? 7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 20 इंटू 20. 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4. 20 20 20 20 कैंसल. क्या बनेगा? 7 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन. नेक्स्ट, if two masses each of 100 kg, two masses each of 100 kg experiences a force of 2 into 10 to the power -8 Newton. 2 into 10 to the power -8 Newton. Then their separation will be. काय? मीटर सेंटीमीटर. देखो अभी M1 दिया है, M2 दिया है, F दिया है, R निकालना है. तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम. कौन सा? F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R². तो ये R² इक्वल्स टू हो जाएगा G M1 M2 अपॉन F. हे काय केलं कळतंय का बघा? R² को एंड F को बस इंटरचेंज किया या फिर एक्सचेंज किया. ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 की पावर +4. कुठून आला +4? M1 100 है, M2 100 है. 100 मतलब 10², 10⁻² इंटू 10⁻², मतलब 10⁻⁴. और फोर्स कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -8, यानी R² इक्वल्स टू होगा 7/2 इंटू -8 ऊपर आके +8 +4 12 -11, मतलब ये आ रहा है 70/2, मतलब 35. तो R बनेगा √35, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 6 मीटर. हो गया. नेक्स्ट, if two masses when placed at a separation of
when two masses placed at a separation of 100 centimeter experiences a force of 10 raised to power 2 Newton. Experiences a force of 10 raised to power 2 Newton. Then what will be the force between same masses? What will be the force between same masses if placed at 200 centimeter? Placed at 200 centimeter. क्वेश्चन सांगू परत पहिल्यापासून सगळा. When two masses placed at a separation of 100 centimeter experiences a force of 10 to the power 2 Newton, then what will be the force between same masses if separation becomes 200 centimeter? ठीक है. अब कंडीशन क्या है देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है तो F होगा प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. इसके ऊपर से हम रिलेशन लिख सकते हैं F2/F1 इक्वल्स टू R1/R2 का होल स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई ये 2/1 इक्वल्स टू 1/2 बना. ठीक है. तो यहाँ पे हमें F2 कैलकुलेट करना है. F1 दिया है, कितना है 10 रेज़ टू पावर +2. सेपरेशन देखो पहले 100 है, बाद में 200 हो रहा है, तो 0 0 कैंसिल होके 1/2 का बनेगा स्क्वायर. तो ये F2 बनेगा 100 डिवाइड बाय 4 मतलब 25 न्यूटन. नेक्स्ट, if two masses when placed at a separation of 1.7 millimeter 7 millimeter experiences a force of 100 Newton. Experiences a force of 100 Newton. Then what will be the new separation between them if force becomes 400 Newton. Force becomes 400 Newton. पहले 100 था, अब 400 बना, तो पहला सेपरेशन अगर 1.7 मिलीमीटर था तो न्यू सेपरेशन कितना बनेगा? अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, तो हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. यानी हम फिर से लिख सकते हैं कि यहाँ पे F होगा प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. यानी ये बनेगा F2/F1 इक्वल्स टू R1/R2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे F2 दिया है, कितना है 400, F1 कितना है 100, मतलब कितना आ गया 4 इक्वल्स टू R2 में इतनी आपल्याला R2 का स्क्वायर, सॉरी ये R1 दिया है, कितना है R1 कुछ भी है, हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए R1 अपॉन ये R2. इनका क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं. अब अगर दोनों साइड में रूट लेंगे तो 4 का रूट बनेगा 2. R1 कितना है 1.7 अपॉन R2, यानी R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.7/2. 1.7/2 0.85 काय मिलीमीटर. R1 का जो यूनिट रहेगा वही रहेगा. ठीक आहे, 0.85 मिलीमीटर. हो गया. अशा प्रकारची कुठलीही क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येत नाही. ठीक आहे, फक्त एक टॉपिकची सुरुवात होती, बरं वाटावं आपल्याला म्हणून ही घेतली होती आपण. ठीक आहे, चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क. ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. मतलब इससे ज्यादा वीक फोर्स होगा ही नहीं. हे आपण अगोदर डिस्कस केलंय कुठं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. नेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस ओनली. न्यूटननी जेव्हा सांगितलं होतं तो उसने बोला था कि इट इज एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर पॉइंट मास. पॉइंट मास कळतो का, हे असा असणारा मास म्हणजे पॉइंट मास. बट हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बड़ी बड़ी ह्यूज बॉडीज होगी, जैसे अर्थ है, मून है, सन है, तर ते तर काही पॉइंट मास नाही आहे. मग त्यांना कसं अप्लाय करायचं,
उसके लिए एक एडजस्टमेंट जो न्यूटन ने बोली थी कि कितनी भी बड़ी अगर बॉडी है, अगर उसकी शेप स्फेरिकल है या फिर कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसके सेंटर में पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे ट्रीट करके हम कंसिडर करते हैं कि उसका सेंटर मतलब पॉइंट मास है, एंड फिर उससे रिलेटेड हम बाकी डिस्कशन करेंगे। मतलब जब भी बोला जाएगा कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी है और इन दोनों के बिटवीन का फोर्स चाहिए, तर सरफेस और ठेवली म्हणजे बॉडीमध्ये सरफेसमध्ये डिस्टन्स किती झालं? 0. सरफेसमध्ये आणि बॉडीमध्ये डिस्टन्स किती झालं? 0. मग फोर्स पण किती होईल? इन्फिनिटी होईल. बट असं होतं का प्रॅक्टिकली? कारण अपन कंसिडर करते कि अर्थ का पूरा मास कहाँ पे? सेंटर पे. मतलब हमें सेपरेशन लेना पड़ता है एज ए कैपिटल आर. आगे हम कंसिडर करेंगे कि एक रिवॉल्विंग सैटेलाइट है जिसका सरफेस से डिस्टेंस h है, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है, हम सरफेस से डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस ये सेंटर तक कंसीडर करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस बनेगा स्मॉल r मतलब r प्लस h. ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. इट मीन्स always acts along the line joining two centers. Always acts along the line joining two centers. Next, gravitational force is very long range force. Gravitational force is very long range force. Gravitational force is very long range force. Applicable up to infinity. मतलब वो जीरो कहाँ पे होता है हमें मालूम नहीं, तो हम बोलते क्या होता है, इन्फिनिटी पे जाके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है. नेक्स्ट, if more than two masses are interacting in the space, if more than two masses are interacting in the space, then resultant force acting on a given mass is given by vector sum of individual forces exerted by each mass on a given mass if it was present alone. काय पूर्ण स्टेटमेंट सांगायचं परत. Then net force acting on the given mass is given by vector sum of all the forces exerted by each mass on a given mass if it was present alone. That is, F net is equals to होगा F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. म्हणजे काय, इकडे लक्ष द्या. अगर आपको बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारी साइड लेंथ सेम है एंड उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है. तीनों वर्टाइसेस के ऊपर हमने M ऐसे इक्वल मासेस प्लेस किए हैं. ठीक है, सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और हमें बोला है कि जो C के ऊपर मास हमने प्लेस किया था उसके ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है. तो अभी जो स्टेटमेंट हमने लिखा था उसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे 2000 भी मासेस रहेंगे स्पेस में,
तो भी जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इंडिविजुअल मास जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम पहले काउंट करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे एंड सारे फोर्सेस की एट द एंड क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि जो मास हमने सी के ऊपर रखा था उसको ए वाला मास अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स एंड ये F1 हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैपिटल G m1 m2, लेकिन दोनों मासेस सेम है तो gm स्क्वायर, सेपरेशन कितना है L, तो ये बनेगा gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। उसी टाइम पे B के ऊपर जो मास है वो भी अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स F2 which is given by F2 equals to gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बट यहाँ पे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि F1 एंड F2 बोथ आर सेम, दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय F। तो हमने इंडिविजुअल फोर्सेस यहाँ पे कैलकुलेट किए, अभी कैलकुलेट करना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जो दो वेक्टर, फोर्स मतलब कौन है, वेक्टर है, इनका रिझल्टंट फाइंड करना पडेगा। आणि वेक्टरचा रिझल्टंट फाइंड करायला आपल्याला कंप्लीट सिलेबस मध्ये एकच फॉर्म्युला माहिती आहे, रूट ऑफ पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq। बस यहाँ पे P एंड Q रिप्लेस बाय F होगा, यानी F नेट इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। बट थीटा कितना है 60 डिग्री, संगम स्टैंड अप, तो 2 एंड कॉस 60 कैंसल, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया √3 टाइम्स ऑफ F, √3 टाइम्स ऑफ F। F मतलब कौन था gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हो गया। अब उसी तरह से अगर बोला जाता है कि सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट मास है स्मॉल m प्लेस किया है एंड बाकी तीनों वर्टिसेस के ऊपर जो कैपिटल M मासेस थे वो सेम है, ये A, ये B, ये C, म्हणजे हीच कंडिशन है। फक्त आता काय केलंय आपण, एक छोटा सा पॉइंट मास किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट के ऊपर रख दिया है और आपको बोला है कि ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे P, इसके ऊपर जो हमने मास प्लेस किया था उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होगा। अब कंडीशन क्या है, देखो पहले B वाला मास फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये बनेगा F1, देन C वाला मास फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो बनेगा F2। ये दोनों छोड़ के और कोई फोर्स होगा क्या, A वाला मास फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी F या फिर F3। बट यहां पे अगर देखेंगे तो F1 की एंड F2 की वैल्यू सेम आने वाली है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन साइड लेंथ अगर L है तो ये आधा डिस्टेंस बनेगा L/2, तो इसका स्क्वायर बनेगा L स्क्वायर बाय ऊपर जाके वो इंटू हो जाएगा। देखो F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे। तो जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये नेट फोर्स होगा ओनली ड्यू टू F3। हे बघा इकडचा फोर्स कॅन्सल करतायत, म्हणजे नेट फोर्स कुठला राहील, फक्त फोर्स ड्यू टू मास प्लेस्ड एट ए, और वो कितना होगा सांगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन हे डिस्टेंस किती है √3/2 टाइम्स ऑफ L, कितना होता है √3/2 टाइम्स ऑफ L, तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आएगा ये, वेरी गुड, ये जाएगा नेट फोर्स 4/3 gmm L स्क्वायर एंड ये कहां पे होगा अलोंग P to A। ये कहां पे होगा, इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो ये इधर जाएगा, कौन है ये F नेट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मतलब क्या करना पड़ेगा, हाँ tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, वो करके हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट का। बट एक्चुअल में F1 एंड F2 अगर सेम है तो स्टार मार्क करके वेक्टर में लिखा था, व्हेरी गुड। रिजल्टंट क्या करता है, बायसेक्ट करता है, म्हणजे इकडं जेवढा एंगल तिकडं पण तेवढाच एंगल, मतलब ये रिजल्टंट बनाएगा 30 डिग्री, रिजल्टंट बनाएगा 30 डिग्री। हा पूर्ण एंगल आहे 60 डिग्री, नाही इथं 60 इथं 30 कसं काय झालं, कळतंय का, म्हणजे फक्त इथं आता आपण वेक्टरची कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली, दोघांचं कॉम्बिनेशन, त्यामुळे वेक्टर खूप महत्त्वाचा टॉपिक होता। इथे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एका स्टेपमध्ये लागतो आपल्याला फक्त, बाकी सगळं होतंय, वेरी गुड, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बोला है कि एक स्क्वायर है
और स्क्वायर के चारों वर्टिसेस के ऊपर इस तरह से मासेस प्लेस किए, यम 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 यम, और इसकी साइड लेन स्क्वायर मतलब क्या होगी, सेम होगी, ए एंड अगर हम स्क्वायर को बोलेंगे कि स्क्वायर कौन सा है, ए बी सी डी है, तो ये सी के ऊपर जो हमने मास प्लेस किया है उसके ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स चाहिए. कंडिशन क्या होगी, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रॅक्शन का होता, त्यामुळे आपण काय करतो, टुवर्ड्स मास घेतोय. बी वाला मास इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F1 होगा. ये डी वाला मास इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स, एंड ये ए वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, उसका फोर्स कितना होगा, F3 होगा. बट प्रॉब्लेम असा है कि आपल्याकडे जो रिजल्टंटचा फॉर्म्युला है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स. तो हम क्या करेंगे, पहले F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे और उसका रिजल्टेंट आने के बाद वो रिजल्टेंट एंड F3 इनका रिजल्टेंट निकालेंगे. आता जे वेक्टरला होते व्यवस्थित सोडवले त्यांना इथं काही प्रॉब्लेम येत नाही, बट ज्यांचा वेक्टरमध्येच प्रॉब्लेम होता इथून प्रॉब्लेम सुरू झाला. कळालं ना. चलो अब क्या होगा, हम पहले F1 कैलकुलेट करेंगे. F1 कितना होगा, G M1 M2 सेम है, मतलब GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, वही वैल्यू किसकी होगी, F2 की. दोनों फोर्सेस सेम है तो उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट तो कर सकते हैं बाय यूजिंग रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. बट आपल्याला अजून एक शॉर्टकट माहिती है, 2f कॉस ऑफ थीटा बाई 2. क्या होता है 2f कॉस ऑफ थीटा बाई 2, यानी कि F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट होगा R वो बनेगा 2f कॉस ऑफ थीटा बाई 2. हे कसं आलं, ज्यांना कळत नाहीये वेक्टर बघून घ्या, ठीक आहे. ज्यांचा वेक्टर बाकी आहे कंप्लीट नंतर बघा, आता डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, हे असंच असतं 2 + 1 = 3. का आलं ते विचारायचं नाही, ठीक है. तो यहाँ पे 2f cos ऑफ थीटा बाई 2 है. F1 एंड F2 के बिटवीन एंगल कितना है, 90. cos ऑफ 90/2 म्हणजे cos ऑफ 45 म्हणजे 2f इंटू बनेगा 1/√2. बट हे आपण लहानपणापासून करत आलोय. 2/√2 मतलब √2 इंटू √2 अपॉन √2 कैंसल, आंसर में सिर्फ √2. तो ये फोर्स आ गया √2 टाइम्स ऑफ f. हा कोण आहे, फक्त F1 एंड F2 यांचा रिझल्टंट. बट नेट फोर्स आहे का, फायनल फोर्स आहे का, ते झोपलं काय, उठव त्याला उठवा. काय कदरवलं तू, एकदा सोडलं दोनदा सोडलं, रोज येऊन ते धंदे करतो तू. हा एका दिवशी ठीक आहे, रोजच नाईट शिफ्ट चालू आहे तुझी अभ्यासाची. चला इकडे लक्ष द्या, हम यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो F3 एक्ट हो रहा है, कहां पे एक्ट होगा F3, परत तेज. अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बड़बड़ न करो, तो उसका रिजल्ट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. मतलब ये जो F3 होगा उसी के अलोंग R एक्ट होगा. एंड अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते तो डायरेक्ट एडिशन, तो ये बनेगा F net इक्वल्स टू R प्लस F3. तो यहाँ पे लिखेंगे R प्लस F3. पण आता बघा आपल्याला R माहिती आहे किती आहे, √2 टाइम्स ऑफ F. बट F की वैल्यू कितनी थी, GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. ये कौन है, R है. लेकिन F3 हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था, यहाँ पे कर लेते. तो F3 इक्वल्स टू क्या होगा, G MM मतलब M स्क्वायर. ये तो सेम रहेगा. डायगोनल की लेंथ कितनी होती है स्क्वायर के, सगळ्यांना माहिती आहे का, डायगोनल की लेंथ कस काय आलं संगम, √2 कशी आली. आता म्हणू का असतं ते म्हणून, व्हेरी गुड. पायथागोरस थेरम. ये ए हा ए हाइपोटेनस पाहिजे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, एंड रूट लेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ A. आता F3 इक्वल्स टू काय मिळेल मग, GM स्क्वायर अपॉन √2A का होल स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर. कळतंय का. मग आता ह्या दोघांच्या व्हॅल्यू आपण इथं पुट केल्या, काय येईल, इक्वल्स टू √2 इंटू GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर. बट GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को हम पहले ही फोर्स बोल चुके हैं F. तो ये फाइनल आंसर आएगा F इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2. हे बोर्ड जे दिसत आहेत ते न्यूमरिकल्स नाही आहेत, ते काय सगळे IMP फॉर्म्युले आहेत. कळालं. तर व्यवस्थित 1 बाय 1 सगळे लिहून घ्या. आणि इथं जर कन्फ्युजन होत असेल तर हेच मॉड्यूल मध्ये सॉल्ड एक्झाम्पल मध्ये दिलेले. कळालं. सॉल्ड एक्झाम्पल 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है. कंसेप्ट एप्लीकेशन से पहले कितने हैं
8 आहेत का 8 आहेत? 8 आहेत. ठीक आहे. हे कळतंय का बोर्डवर काय लिहिलंय आपण? हे लिहून घ्या. लिहा, नोटबुक ठेवू नका. लिहिलं का? गुड, व्हेरी गुड. आणि हे जर लिहिलेलं असेल तर याचेच क्वेश्चन तुम्हाला मॉड्यूल मध्ये भेटणार आहेत. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये जर काही कन्फ्युजन झालं, मी रेकॉर्डेड लेक्चर टाकतोच, तिथं बघून घ्या. उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1. चला काढा मॉड्यूल पटकन. कंसेप्ट एप्लीकेशन 1. चला 1 बाय 1 पटकन. मॉड्यूल आहे का? कुठलं मॉड्यूल काढणार? वर्क पॉवर एनर्जीचं नाही, ग्रॅव्हिटेशनचं. आणलंच नसेल तुम्ही पहिल्या दिवशी, आहे की नाही? डोकंच चालत नाही. किती लोकांकडे मॉड्यूल नाहीये कन्सेप्ट ग्रॅव्हिटेशनचं? नाहीये. अरे एवढे सगळे? बरं ठीक आहे. मग सॉल्ड एक्झाम्पल 8 आणि कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन मध्ये किती? 8-10 असतील, 9 असतील. ठीक आहे. तेवढा होमवर्क आहे आज, कारण इकडे काही प्रिपेअर करायचं नाहीये. बट हे सगळे 9 + 9 18 जे काही असतील ते एक्झाम्पल उद्या येताना सगळ्यांनी सॉल्व्ह करून यायचे. कळालं ना? आणि एक लक्षात घ्या, आजचं लेक्चर भारी वाटावं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होतं म्हणून हे सगळं सिंपल होतं. उद्यापासून ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन सुरू होतील बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अँड ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. लक्षात घ्या, हा टॉपिक खूप जास्त सोपा आहे. त्यामुळे रोजच्या रोज सांगितलेलं वर्क कंप्लीट करा, नाहीतर तुम्हाला कळणार पण नाही सुरू कधी झाला आणि संपला कधी. मग संपल्यानंतर असं वाटेल ग्रॅव्हिटेशन संपला पण. चला, ज्यांचं लेक्चर येते जा, बाकीचे थांबा येतं.